हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका साई क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसे कि हमारे यूट्यूब चैनल पर दो तरह की सीरीज चल रही है। पहली सीरीज जहाँ पर हम मध्यकालीन इतिहास की बात कर रहे हैं और दूसरी सीरीज जहाँ पर हम प्राचीन इतिहास की बात कर रहे हैं। तो 4 कड़ियाँ हमने कंप्लीट कर ली है प्राचीन इतिहास में। अब हम बढ़ेंगे उसकी 5वीं कड़ी की ओर। ठीक है, तो मैं ऋषभ गुप्ता आपका साई क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। तो प्राचीन इतिहास से जुड़े हुए हमने क्या क्या बातें कर ली अब तक। सबसे पहले दिन हमने जो समझा था वो ये समझा था कि प्राचीन इतिहास को किस तरीके से पढ़ा जाता है, क्या क्या पढ़ना है हमें प्राचीन इतिहास को लेकर, किस तरीके से हम जान सकते हैं हमारी एंशिएंट हिस्ट्री को। दूसरे दिन जो हमने पढ़ा था या फिर हमारा जो दूसरा लेक्चर था वहाँ पर हमने बात करी थी किस तरीके से भारत का नामकरण, संवंत, ये सब चीज़ें समझी थी। फिर मैंने आपसे तीसरे लेक्चर में स्टार्ट करा था स्त्रोत। ठीक है, प्राचीन भारत के स्त्रोत। ठीक है, किस तरीके से हम उनके स्त्रोतों को जानते हैं। भाई अगर आपको प्राचीन इतिहास जानना है तो इतिहास को जानने के लिए सबसे पहले आपके पास सोर्स होना चाहिए। मैंने अगर कोई चीज़ की पढ़ाई करी है तो मेरे पास ये होना चाहिए कि भाई सोर्स क्या था आपका पढ़ने का। आप सक्सेस हो जाओगे तो आपसे पूछेंगे कि आपने किस तरीके से पढ़ा, क्या सोर्स पढ़ा, कैसे आपने किताब लिखी, कैसे आपने सोर्स कंप्लीट करा, तो कहाँ से आपने ये सब सोर्स उठाए। ठीक है, स्रोत तो मायने रखते ही है। ऐसे ही प्राचीन इतिहास में हमारे स्रोत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उन्हीं स्रोतों को लेकर मैं आगे बढ़ूंगा जहाँ पर मैंने लास्ट क्लास में आपको सिक्के कंप्लीट करवाए थे। आज हम बात करेंगे उनके नेक्स्ट लेक्चर में अभिलेखों के बारे में। अभिलेख, जी हाँ, अभिलेख यानी इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस हमारा आज का जो अगला टॉपिक है। यहाँ पर हम अशोक के इंस्क्रिप्शंस देखेंगे, कुछ भारत के इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन देखेंगे। मैं उनके आपको कुछ फोटोज़ भी बताऊँगा। ठीक है, इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं। प्राचीन समय में कोई किताब वगैरह तो थी नहीं या पेन वगैरह तो थी नहीं कि लिख दो, कि ये डिजिटल बोर्ड भी नहीं था कि पेन चला दो, ये भी नहीं था। तो ऐसे कोई चीज़ें थी नहीं उस समय, टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो क्या ऐसी चीज़ें थी जिनसे पता चला कि भाई अशोक का शासन यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ था, अशोक ने अपने धर्म की ये बातें करी थी, इस शिलालेख में इस तरीके की बातें करी थी, इस व्यक्ति का नाम इस शिलालेख में मिलता है। ठीक है, तो हम इसी लेक्चर में यही सब चीज़ें जानेंगे, अभिलेखों के बारे में बात करेंगे। तो आगे चलते हम देखते हैं, हमारा स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ आज, मैं बात क्या कर रहा हूँ, प्राचीन इतिहास के अध्ययन के स्रोत, स्टडी, एंशिएंट हिस्ट्री की स्टडी कर रहे हो तो हम क्या जान रहे हैं उसके लिए सोर्सेस क्या है। तो मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में बात करी थी, एक तो होता है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा होता है साहित्यिक लिटरेचर और तीसरा होता है विदेशियों का विवरण। जो बाहर से लोग आए उन्होंने क्या बोला हमारे भारत के बारे में, ये बात समझना है। तो यहाँ पर मैंने जो आपसे जो टॉपिक स्टार्ट करा था वो कौन सा था, पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत को हम समझ रहे हैं। तो पुरातात्विक स्रोत को समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इन टॉपिक्स पर हमने बात करी थी कि क्या होते स्मारक भवन, मंदिरों की बात करी थी, नागर शैली, द्रविड़ शैली के मंदिर, नागर शैली के मंदिर उत्तर भारत में, द्रविड़ शैली के मंदिर दक्षिण भारत में, और एक बीच की शैली पड़ी थी वैसार शैली, जो कि विंध्याचल से लेकर कर्नाटक मंदिर में मिलते हैं इनके, होयसलेश्वर मंदिर। मूर्तियाँ, प्राचीन समय की मूर्तियाँ, सिक्के, न्यूमिस्मेटिक्स, सिक्कों की बात करी थी अपन ने, सब तरह के सिक्के, सोने चांदी, पहले सोने के सिक्के किसने जारी करे, लेख लिखे हुए सिक्के किसने जारी करे, चांदी के सिक्के। ठीक है, चित्रकला, पेंटिंग्स, अजंता की गुफाओं की बात करी थी यहाँ से, मोहरे हड़प्पा समय में, सील्स, मोहरे। तो प्राचीन इतिहास को लेकर इतना ही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में जो हमारा जो बात करने वाला हूँ वो हमारा क्या है, इंस्क्रिप्शन। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अभिलेख, अभिलेख मतलब लेख। अरे लेख लिखा हुआ, किस पर लिखा हुआ, अरे पत्थर पे लिख दो तो शिलालेख, गुफा में लिख दो तो गुहालेख, खंबे पे लिख दो तो स्तंभ लेख, ये है अभिलेख, कुछ भी नहीं। कंफ्यूजन सबसे ज़्यादा यही रहता है, अरे स्तंभ लेख, गुहालेख, शिलालेख, अरे क्या है। अभिलेख के अंदर कैटेगरी है। ठीक है, कैटेगरी भैया, स्तंभ खंबे पे लिख दिया तो स्तंभ लेख हो गया। ठीक है, गुफा में लिख दिया तो गुहालेख हो गया, चट्टान पे लिख दिया, पत्थर पे लिख दिया तो शिलालेख हो गया, ये हो गया खत्म। तो क्या लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, ऐसा नहीं, कुछ शासक वर्ग के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिख दी गई। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वही हम अभिलेख के बारे में अध्ययन करेंगे आज। तो समझते हैं अभिलेख क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो कुछ आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है, आपको समझना है कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी या पुरालेख शास्त्र। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला क्वेश्चन। लास्ट क्लास में हमने देखा था सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है।
क्लियर है इतनी बात? प्राचीन लिपियों का अध्ययन करना। अच्छा, इसी में एक और क्वेश्चन अंदर में और डीप में बनता है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। लेकिन अगर मुझे प्राचीन लिपियों का मतलब अभिलेखों में लिखी हुई प्राचीन लिपियों का डीप स्टडी कर रहे हैं हम, तो क्या कहलाएगा? पेलियोग्राफी कहलाएगा। ध्यान रखना। क्लियर है इतनी बात? कहां पर मिलते हैं आपको? मैंने आपसे बात करी, शिलाओं में मिलते हैं, स्तंभों में मिलते हैं, गुफाओं में मिलते हैं, दीवारों पर मिलते हैं, प्रतिमाओं पर मिलते हैं, ताम्रपत्रों पर मिलते हैं और सिक्कों पर भी। अभिलेख कहां पर खुदे हुए हो सकते हैं? ये जगह हो सकती है अभिलेखों की। सबसे पुराने अभिलेख जो भारत में मिलते हैं वो मोहरों पर मिलते हैं, लेकिन इनको पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा सभ्यता की मैंने आपको बात करी थी, ठीक है। अभी हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ा नहीं है, अभी तो बहुत लंबा चलना है हमें, ठीक है। प्राचीन इतिहास को स्त्रोतों के अभी तो 2-3 लेक्चर और आएंगे। तो अभिलेख जो, लेकिन मैंने आपसे बात करी थी लिपि के बारे में, बुस्ट्रोफ्रोडेन लिपि हड़प्पा सभ्यता की, जो अभी तक पढ़ी नहीं जा चुकी, ठीक है। मोहरों पर से कुछ जानकारी जरूर मिलती है, तो हो सकता है किसी शासक वर्ग के बारे में जानकारी हो, लेकिन उसे अभी तक रीड ही नहीं किया जा सके, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के तो सबसे पुराने, लेकिन जो सबसे मान्य है, ठीक है, सबसे, अब मैं विश्व में सबसे प्राचीन अभिलेख पे बात करता हूँ। तो विश्व में प्राचीन के अभिलेखों की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो एक जगह है तुर्की में, जगह का नाम क्या है? बोगाजकोई। वहां से एक 1400 BC का एक अभिलेख मिलता है। भारत में तो भी आए नहीं हम, भारत में हड़प्पा सभ्यता की है प्राचीन, लेकिन वो सबसे किसी काम के नहीं है क्योंकि उसको पढ़ा नहीं जा चुका है अभी, यही बात है। और विश्व में अगर बात करें तो तुर्की में एक जगह बोगाजकोई करके, वहां से एक अभिलेख मिला है, ठीक है, 1400 BC का। तो वो माना जाता है विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख। क्यों? लेकिन वो भी भारत को कनेक्ट करता है। कैसे कनेक्ट करता है? क्योंकि वहां पर कुछ देवताओं के नाम मिलते हैं, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, ये 4 देवताओं के नाम मिलते हैं। और ये हमारे कौन से देवता है भाई? ये हमारे वैदिक देवता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किसके, ठीक है, तो वो अशोक के समय के माने जाते हैं। मैंने आपसे क्या बोला? विश्व में सबसे प्राचीन अभिलेख बोगाजकोई अभिलेख 1400 BC का, वहां से वैदिक देवताओं के नाम मिलता है। और भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किसके? अशोक के, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे थोड़ी सी लाइन कट गई है ना। तो यहाँ पर मैं क्या बात कर रहा हूँ, भारत में सबसे पुराना अभिलेख किसका लिखता है? ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ, जो उत्तर प्रदेश में एक स्थान है पिपरवा करके, वहाँ से मिलता है, उस गाँव से मिलता है, ठीक है। वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको सबसे प्राचीन माना गया, लेकिन अशोक के अभिलेख से ही हमारे सबसे प्राचीन समझ सकते हो, ठीक है। तो अशोक सबसे प्राचीन अभिलेख, फिर उसके बाद भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक का अभिलेख 3rd सेंचुरी BC का, ठीक है। अब मैं कुछ और बातें करता हूँ आपसे। क्या विश्व में अगर बात करें जाए तो पर्सिपोलिस, नक्शे रुस्तम, ठीक है, जिसको हम DNA अभिलेख भी बोलते हैं, और बेहिस्तुन अभिलेख, यहाँ से एक ईरानी सम्राट की जानकारी मिलती है, दारा फर्स्ट की, और उसने सिंधु घाटी पर आक्रमण करा था। देखो दारा फर्स्ट कौन था? एक इंडो ग्रीक शासक था। कहाँ से आया था? ग्रीक से आया था, यूनान से आया था, ठीक है। अब ये ग्रीक से आने वाला शासक, इसकी जानकारी कहाँ से मिल रही है? क्योंकि इसके अभिलेख है, ठीक है। ये इंडो ग्रीक से आने वाला शासक, इसके जो पर्सिपोलिस, ये जो नाम है जगह के, नक्शे रुस्तम, ये अभिलेख है, ठीक है। बेहिस्तुन, वहाँ इसके अभिलेख है, और वहाँ पर जानकारी ये मिली है कि सिंधु घाटी पर इसने आक्रमण करा था। यहाँ तक बात क्लियर है? इसकी बात हो रही, दारा फर्स्ट की बात हो रही, ठीक है। फिर अशोक से पहले के भी कुछ अभिलेख हमको मिले, जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश से है ना, और सोहगरा से मिले। 2 जगह याद रखना। सोहगरा कहाँ पर है? आपका आज का बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल वाला एरिया, ठीक है, वहां पर मिलते। अच्छा, उत्तर प्रदेश में सोहगोरा है ना, ध्यान रखना, सॉरी कंफ्यूजन क्या रह गया, फिर से बात करते हैं। अशोक के पहले के जो अभिलेख हमको मिलते हैं, एक तो सोहगोरा से प्राप्त होते हैं जो उत्तर प्रदेश में, और एक बोगरा जो कि बांग्लादेश में, मैंने थोड़ा उल्टा बता दिया है ना। तो बोगरा बांग्लादेश में, यहाँ से अभिलेख मिलते हैं। कौन सा? महास्थान अभिलेख और एक सोहगोरा ताम्रपत्र, ठीक है। ये चंद्रगुप्त के, अशोक के पहले कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। अशोक के पहले बिंबिसार, बिंबिसार के पहले चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के भी 2 अभिलेख मिले। अच्छा, इन अभिलेखों से क्या जानकारी मिलती है? अकाल के समय सहायता की जानकारी मिलती है। तो मतलब यहाँ पर ये कह सकते हैं हम कि चंद्रगुप्त मौर्य के भी कुछ अभिलेख थे। अशोक के अभिलेख तो थे ही, भारत में स्टार्टिंग अशोक से मानी जाती है, लेकिन उसके पहले भी अभिलेख थे। विश्व लेवल पर देखा जाए तो दारा फर्स्ट, अशोक जो इंस्पायर था वो दारा फर्स्ट से ही था, ध्यान रखना। तो क्या क्या चीज़ें आपको अभी तक क्लियर हुई? अभिलेखों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। भारत में हड़प्पा सभ्यता से कुछ अभिलेख प्राप्त हुए, लेकिन हमें उनकी भाषा अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी, मोहरों पे थे वो। फिर उसके बाद हमको अगर विश्व पे देखा जाए तो बोगाजकोई तुर्की में एक स्थान है, वहाँ से प्राप्त हुए, वहाँ से वैदिक देवताओं के नाम मिले। अशोक के अभिलेख सबसे प्राचीन माने गए, ठीक है। अशोक के पहले के भी कुछ अभिलेख है, और भारत में सबसे
ज़्यादा अभिलेख हमें कहाँ से मिलते हैं? मैसूर, कर्नाटक से मिलते हैं। कैसे, अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब अपन अशोक के अभिलेखों की बात करते हैं। तो भाई अशोक जो था वो इंस्पायर किससे था? दारा फर्स्ट से ही इंस्पायर था। इंडो ग्रीक से ही अभिलेख लिखने की परंपरा आई और अशोक ने इसको आगे धारण करी, कुछ चेंजेस करके अशोक ने इसको धारण करी। अशोक का नाम अशोक भारत में 4 अभिलेखों में मिलता है। मस्की, गुर्जरा, नेट्टूर और उदगेलम, ये 4 एक स्थान है जहाँ से अशोक का नाम अशोक मिलता है। बाकी अशोक अपने आप को क्या बोलता था? देवनाम प्रियदसी, ये अशोक का नाम था। अशोक के अभिलेखों में अशोक लिखा जाना ये थोड़ा आश्चर्य की बात थी उस समय। ठीक है, मतलब आश्चर्य की बात नहीं थी, अशोक का नाम नहीं था तो आश्चर्य की बात थी। तो ऐसे यूनिक अभिलेख 4 ही मिले जहाँ पर अशोक का नाम था। जैसे कौन से 4 अभिलेख है अशोक के? ठीक है, देखो कर्नाटक में एक है मस्की नामक जगह, गुर्जरा, गुर्जरा कहाँ है? मध्य प्रदेश में भाई, दतिया में। और निट्टूर कहाँ पर है आपका? बेल्लारी में। ठीक है, और उदगेलम ये भी कहाँ है आपका? कर्नाटक में। तो क्या मैंने आपसे बात करी कि कर्नाटक में सबसे ज़्यादा अभिलेख मिले। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा अभिलेख कर्नाटक वाले क्षेत्र में मिलते हैं। आप देख लो 4 में से 3 तो कर्नाटक के ही हो गए जहाँ पर अशोक का नाम मिलता है, और भी बहुत सारे अभिलेख हैं। ठीक है, तो अशोक के अभिलेख, फिर हम बात करते हैं अशोक के अभिलेखों में। तो अशोक के अभिलेखों में कई सारे अलग अलग भाषाएं मिलती है। ब्राह्मी लिपि भी मिली है, खरोष्टी लिपि मिली है, अरमाइक भी मिली है और यूनानी भी मिली है। ठीक है, नीचे का थोड़ा सा कट गया है, मैं आपको बता दूंगा क्या लिखा हुआ है। तो मैं अगर बात करूं आपसे अशोक के अभिलेख, ठीक है, ये इमेज में देखोगे तो ये वाला जो एरिया है नॉर्थ वेस्ट वाला, ठीक है, उत्तर पश्चिम, यहां पर जो लिपि मिलती है खरोष्टी और अरमाइक दोनों मिलती है। खरोष्टी और अरमाइक अभिलेख, ठीक है। और ये वाला जो एरिया है मध्य भारत का, यहाँ पर ब्राह्मी लिपि, ठीक है, ये मैप से समझते हैं अपन। इसको देखो, ब्राह्मी लिपि, अशोक के अधिकतर अभिलेख किस में लिखे गए? ब्राह्मी में लिखे गए। इसके अलावा कौन सी? खरोष्टी लिपि भी है। खरोष्टी लिपि हमको कहाँ से मिलती है? नॉर्थ वेस्ट से, ये पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा। और कौन से अभिलेख है? शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, ये 2 अभिलेख ध्यान रखना। शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा 2 अभिलेखों से किसकी जानकारी मिलती है? अशोक अशोक की जानकारी तो ही सही है, लेकिन अशोक की कौन सी भाषा में लिखे थे? खरोष्टी लिपि में। खरोष्टी लिपि जब भी वर्ड आए याद रखना कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी? ये नॉर्थ वेस्ट साइड, पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा वाला क्षेत्र। ब्राह्मी मैंने आपको बताया था कैसे लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। बाकी जितनी भी लिपि है सब कैसी होती है? दाएं से बाएं होती है। ठीक है, अरमाइक लिपि ये आपको कहाँ मिलेगी? तक्षशिला और लंगमान नामक जगह से। ठीक है, एक और कॉम्बिनेशन मिलता है यूनानी और अरमाइक लिपि का, मैं बोल देता हूँ। यूनानी तथा अरमाइक लिपि एक ऐसा अभिलेख है, द्विभाषीय अभिलेख है। ठीक है, ये कहाँ से मिलता है? अफगानिस्तान में एक जगह सर ए कुना, ठीक है, यहाँ पर जो लिखा है वो क्या है? सर ए कुना। ठीक है, अफगानिस्तान में कांधार में है सर ए कुना, ये द्विभाषीय अभिलेख है। कौन सी भाषा में? एक यूनानी भाषा में भी है और अरमाइक में भी है। तो ये सब लिपियाँ की जानकारी हमको अशोक के शिलालेखों में मिली या अशोक के स्तंभ लेखों में मिली। ठीक है, अशोक के अभिलेखों में मिली। ठीक है, अलग अलग मैंने आपको अभी लोकेशन से बता दिया। कैसे? देखो कि आपको ये वाला जो क्षेत्र मिलेगा खरोष्टी अरमाइक वाला मिलेगा। ठीक है, अच्छा वो अभिलेखों के नाम है शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, सरेकुना। ठीक है, और ये वाले अभिलेखों के नाम। ठीक है, हो सकता है इस मैप में नहीं दिख रहा हो, लेकिन जब हम अशोक पढ़ेंगे तो डिटेल में बात करेंगे मैप अभिलेखों की, कि किस अभिलेख में क्या लिखा हुआ है, कहाँ से कितने क्या अभिलेख मिले, स्तंभ लेख कितने, गुहा लेख कितने अशोक के, इन सब बारे में और हम बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलते और आगे हम देखते रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इंस्क्रिप्शन की बात हो ही रही है तो अशोक के हमने देख लिया। अब नेक्स्ट जो शासक है वो कौन है? रुद्रदामन। ठीक है, रुद्रदामन ये कहाँ से थे? शक शासक था। शक, इंडो ग्रीक, पहलव, शक, कुषाण, ISPK ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, मौर्य के पश्चात मौर्योत्तर काल। ठीक है, मौर्योत्तर काल में शुंग, कर्ण व सातवाहन, और उसी के समय इंडो ग्रीक, शक, पहलव, कुषाण। तो शक शासक कौन था? रुद्रदामन था। ठीक है, इनको क्या बोलते थे? गवर्नर को महाक्षत्रप बोला जाता है। ठीक है, रुद्रदामन फर्स्ट, उज्जैन वाले एरिया में शकों ने राज करा है। क्या जानकारी इसके लिए इंपॉर्टेंट है? जूनागढ़, जूनागढ़ कहाँ पड़ता है आपका? बताओ। गिर। ठीक है, इसको इसी को गिरनार भी बोल देते हैं। गिरनार, गिरनार कहाँ पर पड़ता है आपका? बताओ। गुजरात में। ठीक है, तो गुजरात का जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में है? ये संस्कृत भाषा में। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत का पहला संस्कृत भाषा में लिखा गया। क्योंकि अभी तक तुम्हें क्या बात कर रहा था? लिपि की बात करता। अच्छा, लिपि की बात करी, लेकिन वो सब किस में थे? प्राकृत भाषा में थे। अशोक के अभिलेख जो लिखे हुए थे वो प्राकृत भाषा में थे।
ठीक है, लिपियों की अलग अलग बात करी, ब्राह्मी लिपि अधिकतर ब्राह्मी में थे, लेकिन भाषा कौन सी थी? प्राकृत थी। यहाँ पर कौन सी भाषा आ गई भैया? संस्कृत भाषा आ गई। ठीक है, संस्कृत भाषा में लिखे थे ये तो क्लियर है। संस्कृत भाषा में लिखित प्रथम अभिलेख, संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख भी यही है। क्लियर है बात? और कौन सी शैली में लिखा गया? गद्य पद्य मिश्रित शैली। जब गद्यांश और पद्यांश दोनों मिश्रित रूप से आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? चंपू शैली बोलते हैं। क्लियर है बात? तो अशोक के अभिलेख के देखे हमने, फिर रुद्रजामन का अभिलेख देखो, एक मैप में देखो। ठीक है, नेक्स्ट मैप में नहीं, फोटो देखो आप। ये जूनागढ़ में जो रखा हुआ शिलालेख अभिलेख है। ठीक है, ये इसके ऊपर लिखा हुआ संस्कृत भाषा में। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं एक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभिलेख हमारा सुनने में आता है, गरुड़ ध्वज खाम्ब बाबा। पहले देख लेते कहाँ पर है। ठीक है, चलो वहीं देख आते, पहले अपन देख आते। ये लो भाई, ये आ गया हमारा खाम्ब बाबा। 207 फीट ऊंचा है भी ये। ठीक है, खाम्ब बाबा है ना। दर्शन हो रहे क्या? नहीं, फोटो खींच रहे, दर्शन थोड़ी कर रहे। ठीक है, कर भी सकते हैं क्योंकि वैष्णव धर्म से संबंधित है। तो क्या इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कहानी? इसके पीछे कहानी कुछ नहीं है। इसके पीछे एक व्यक्ति है, अभी मैंने आपसे बात करी इंडो ग्रीक की बात करी, तो इंडो ग्रीक का एक शासक होता है, उसका नाम क्या रहता है? एंटीआल्केस। ठीक है, यहाँ पर लिखा होगा देखो, एंटीआल्केस। ठीक है, या एंटीआल्किदस है ना, ये शासक होता है। तो क्या कहानी है? एंटीआल्केस एक शासक है। ठीक है, वो अपना एक राजदूत भेजता है। कहाँ भेजता है? शुंग वंश के दरबार में। शुंग वंश कौन? भागभद्र, शुंग शासक भागभद्र। ठीक है, देखो अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद शुंग वंश आता है। शुंग वंश का शासक पुष्यमित्र शुंग, उसी का जो नवा शासक था वो भागभद्र। भागभद्र के समय एक शासक आता है। ठीक है, एक राजदूत आता है, उसका नाम कौन है? हेलियोडोरस। कहाँ आता है? विदिशा में। क्योंकि देखो ये पाटलिपुत्र से तो शासन करते ही थे, लेकिन इनका जो एक गवर्नर था इन्होंने विदिशा में बिठा रखा था। मतलब कुल मिला के समझ लो कि विदिशा से भी इनका रूल था। किनका? शुंगों का। ठीक है, ध्यान रखना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। शुंग शासक कौन? आपका भागभद्र। ठीक है, शुंग शासक भागभद्र के समय कहाँ पर? वेशनगर, विदिशा का पुराना नाम वेशनगर। कहाँ पर? मध्य प्रदेश। कौन आता है? हेलियोडोरस आता है। कौन भेजता है? एंटीआल्किस भेजता है। किसके दरबार में? भागभद्र के दरबार में। और क्या करता है ये? क्या करता है? ये ही खाम बाबा की स्थापना करता है। ठीक है, इसी गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख की स्थापना करता है। और यहीं से हमें किसकी जानकारी मिलती है? भागवत या वैष्णव धर्म की। क्योंकि इसने क्या धारण कर लिया था? वैष्णविज्म धारण कर लिया था और वैष्णव धर्म का प्रचार किया था। ठीक है, और उसी वैष्णविज्म के चक्कर के लिए क्या करे थे इसने? खाम बाबा की स्थापना की। और उसकी खोज करने वाला कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम, 1877, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जनक। याद आया कुछ? ठीक है, पढ़ चुके अपन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब हम। ये फोटो हो गई इसकी। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा अभिलेख कौन सा है? बादामी अभिलेख। ठीक है, बादामी कर्नाटक वाला अभिलेख। यहाँ पर क्या है? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। कन्नड़ भाषा में लिखा है भैया, कर्नाटक की भाषा कन्नड़, कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ ये पहला अभिलेख था। पुलकेशिन फर्स्ट का है बादामी अभिलेख। इस अभिलेख के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय ने क्या करा था? पुलकेशिन प्रथम ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। अश्वमेघ यज्ञ क्या होता था? घोड़े दौड़ाने वाला। ठीक है, एक राजा घोड़े दौड़ाता था, जितनी दूर तक उसके घोड़े गए और उसको किसी ने नहीं रोका, उतना उतना साम्राज्य उसका हो जाता। जिसने रोका उसको युद्ध करना पड़ता था। ये होता था अश्वमेघ यज्ञ। राजा अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए अश्वमेघ यज्ञ करवाते थे। तो अश्वमेघ यज्ञ की जानकारी हमको किससे मिलती है? पुलकेशिन प्रथम से मिलती है, चालुक्य शासक। अश्वमेघ प्रथम अभिलेख की साक्ष्य धनदेव का अयोध्या अभिलेख से मिलता है। ये एक नोट डाल के मैंने इंपॉर्टेंट कर दिया कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि अश्वमेघ यज्ञ का पहला साक्ष्य, पहला एविडेंस कहाँ से मिलता है, तो किससे हो जाएगा? आपका धनदेव के अयोध्या अभिलेख से। आगे ये आएगा धनदेव कौन थे, ये भी शुंग वंश के समय थे। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम। अगला जो है हमारा हाथी गुम्फा अभिलेख। पहले इसकी फोटो देख लो, पहले घूम आते हैं अपन हाथी गुम्फा पर। ये लो हाथी गुफा, ये रही गुफा। इस गुफा में जाओगे तो इस तरीके से कुछ नक्काशी है। ठीक है, कुछ घूमने जाओगे कुछ समझ नहीं पड़ेगी, बस देख के वापस आ जाओगे। इसलिए पढ़ाई ज़्यादा जरूरी है, उसके बाद घूमना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, देख के आगे समझ ही नहीं पड़ी क्या है, कुछ भी नहीं है यार, क्या चित्र दिया। ठीक है, कुछ भी लिख दिया, ऐसा नहीं होता है ना। प्रॉपर तरीके से अगर जा रहे हो, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, वहाँ पर खड़े होकर फ़ोटो खिंचाना उद्देश्य नहीं है। उसको पढ़ो, उस जगह को एंजॉय करो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
तो ये जगह हाथी गुम्फा आपकी कहाँ पर मिलेगी? उड़ीसा में मिलेगी भाई। तो उड़ीसा जाओ जब भी देखना, तो कहाँ पर था? कलिंग शासक राजा खारवेल से संबंधित है। पहला तो ये पता होना चाहिए शासक से संबंधित है, ठीक है। ब्राह्मी लिपि में और प्राकृत भाषा में, यहाँ पर कोई डेट में नहीं है। अभिलेखों पर हमेशा कोई फिक्स डेट होती है, कुछ न कुछ लिखा हुआ होता है। नहर निर्माण, नंदवंश का उल्लेख मिलता है इसमें। नंदवंश का नंदवंश, ठीक है। मौर्य वंश के पहले का नंदवंश था, महापद्मनन उसका शासक था। घनानन जिसको पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी चाणक्य की हेल्प से। तो क्या बात करना है इसमें? एक तो किससे संबंधित है? खारवेल से संबंधित है। खोज किसने करी? ए स्टर्लिंग ने करी। ब्राह्मी लिपि में प्राकृत भाषा में कोई डेट नहीं लिखी गई। नहर निर्माण की जानकारी मिलती है और नंदवंश का उल्लेख मिलता है, ठीक है। महाराज की उपाधि, देखो दो तरीके की उपाधि होती है, एक होती है महाराज की और एक होती है महाराजा धीराज की। क्या अंतर होता है इसमें? महाराज मतलब आप किसी के सामंत है, फ्यूडिटरी है, मतलब आपके ऊपर कोई शासक है और आप उसके अंडर में काम कर रहे हैं। और महाराजा धीराज मतलब आप उसके अंडर में नहीं, आपने आपको स्वतंत्र घोषित कर दिया। ये अंतर होता है। तो महाराज की उपाधि का पहला साक्ष्य भी कहाँ से मिलता है? हंती गुफा से। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था, भारतवर्ष का जिक्र भी मिलता है हंती गुफा अभिलेख से। भारतवर्ष की जानकारी मिलती है। क्लियर है इतनी बात? फिर नेक्स्ट हम चलते हैं, ये फोटो हो गई इसकी। एहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया था? रवि कीर्ति के द्वारा। किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में लिखा गया था। किस जाति का उल्लेख मिलता है? गुर्जर जाति का। महाभारत की डेट भी मिल जाती है भैया। और एक और चीज की मैं बात करूं, यहाँ पर कालिदास का नाम भी मिलता है इसमें। कालिदास का नाम मिलता है एहोल अभिलेख में, ठीक है। एहोल आपकी जो जगह है पड़ती है वो कर्नाटक वाले क्षेत्र में ही पड़ती है, ठीक है। तो एहोल अभिलेख संस्कृत भाषा का शासक रचित कौन है? रवि कीर्ति। किसके दरबार में था? पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय की लड़ाई किससे हुई थी? हर्षवर्धन से। और हर्षवर्धन ने नर्मदा के युद्ध में हरा दिया था। किसको? हर्षवर्धन ने नहीं हराया था, ठीक है। हर्षवर्धन को हराया था किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित करा था नर्मदा के युद्ध में, बैटल ऑफ नर्मदा में। और उसी पे रवि कीर्ति क्या बोलते हैं कि हर्ष दक्षिण में आके अपना हर्ष खो गए। क्लियर है बात? फिर हम चलते नेक्स्ट, महाभारत की डेट भी मिल जाती है, ठीक है, कि इस समय महाभारत हुई थी इस डेट पर। याद करो मैंने बताया था कली संवत सबसे पहले वाले लेक्चर में, ठीक है। यहां पर मैंने क्या करा, अभिलेखों को कंपाइल कर दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। जानकारी के हिसाब से आप इसको देख सकते हो, इस टेबल को, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, ठीक है। तो कुछ और एक बार फटाफट अपन रिवीजन कर लेते हैं, रिवीजन पर्पज से इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे मैंने हाथी गुम्फा अभिलेख की बात करी आपसे, जूनागढ़ की बात करी, ठीक है, रुद्रदामन से संबंधित है। सुदर्शन झील का वर्णन भी मिलता है इसमें, है ना, ध्यान रखना, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। नासिक अभिलेख मिलता है, ठीक है। नासिक का अभिलेख जो संबंधित है, किससे संबंधित है, किसने लिखा है? गौतमी बलश्री ने लिखा हुआ है। किसके समय में? वशिष्ठ पुत्र पुलवामी का। अच्छा, सातवाहन वंश, मौर्य, शुंग, सातवाहन, ठीक है। और किसकी जानकारी मिलती है? गौतमी पुत्र सातकर्णी की जानकारी मिलती है, यहाँ पर ये बात ध्यान रखना, ठीक है। फिर एक मिलता है आपको नानाघाट का अभिलेख, नानाघाट अभिलेख आपका नागनिका, ठीक है, काशी का सातवाहन शासक नागनिका की यहाँ पर जानकारी मिलती है। सातकर्णी प्रथम की जानकारी मिलती है, ठीक है। एक और है, वो फिफ्थ नीचे रह गया है, आप चार ही देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उधर, है ना। यहाँ पर मैंने एक कंपाइलेशन दे दिया और जो बच गए उनको भी डाल दिया गया। मंसूर अभिलेख यशोवर्मन से संबंधित है। शासक कौन से संबंधित है और किसकी जानकारी क्या मिलती थी, बस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मंसूर अभिलेख। एहोल अभिलेख अभी बात करी। ग्वालियर अभिलेख, ये इंपॉर्टेंट है, मिहिर भोज का संबंध मिलता है, गुर्जर प्रतिहार शासकों की जानकारी मिलती है, ठीक है, मिहिर भोज का था ये। जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख देखो अभी अपन ने बात करी, ठीक है, तो स्कंदगुप्त का नाम भी मिलता है जूनागढ़ अभिलेख से, ठीक है। उसने हुणों को पराजित करा था और सुदर्शन झील का निर्माण करा था गुप्त शासक में, ठीक है। भीतरी स्तंभलेख, यहाँ से भी जानकारी मिलती है किसकी? स्कंदगुप्त की। पुष्यमित्र एवं हुणों के साथ युद्ध हुआ था। ये सब आगे आएंगे, ये कनेक्ट होंगे, ठीक है। इसमें कोई मतलब ये नहीं है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये चीज़ें आगे आपको कंप्लीटली कनेक्ट होगी। जब हम गुप्त इनका शासक स्कंदगुप्त पढ़ेंगे तब भीतरी स्तंभलेख और आपका जूनागढ़ अभिलेख आएगा। जूनागढ़ अभिलेख कई सारे शासकों के नाम मिलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम मिलता है सुदर्शन झील का उद्धार करने के लिए, अशोक ने भी करवाया था, फिर रुद्रदामन ने भी करवाया था, और फिर किसने करा था? स्कंदगुप्त ने भी करा था। रुद्रदामन पहले इसके, है ना, स्कंदगुप्त गुप्त समय की बात हो रही। फिर हम नेक्स्ट बात करते
कुछ और अभिलेखों की, उत्तर मेरूर अभिलेख, ठीक है, उत्तर मेरूर अभिलेख ध्यान रखना, परांतक फर्स्ट का। चोल काल में स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी भारत के इतिहास में कहाँ से मिलती है, उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलती है, ठीक है। मेहरौली अभिलेख की अगर हम बात करें तो मेहरौली अभिलेख में कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय का है, और चंद्रगुप्त द्वितीय की सैनिक विजयों की जानकारी मिलती है, ठीक है। विलसद अभिलेख कुमारगुप्त फर्स्ट का है ना, और कुमारगुप्त फर्स्ट की वंशावली मिलती है। और अयोध्या अभिलेख, ये मैंने अभी बात करी थी, अयोध्या अभिलेख धनदेव का, ये पुष्यमित्र सिंह के दरबार में था, ठीक है। और यहीं से हमको क्या जानकारी मिलती है, आपको मैंने अभी बताया, क्या बताया था, अश्वमेध यज्ञ का पहला अभिलेख ये साक्ष्य मिलता है। तो मैंने आपसे आज क्या बात करी, इंपॉर्टेंट अभिलेखों के बारे में, इंस्क्रिप्शंस के बारे में, जहाँ पर हमने अशोक के अभिलेख देखे और कुछ और इंपॉर्टेंट अभिलेख देखे, ठीक है। अभिलेखों का क्या महत्व है, अभिलेखों से शासकों की जानकारी मिल जाती है, ये महत्व है उनका, उनके शासन, साम्राज्य, उनके द्वारा किए गए आदेश, एडमिनिस्ट्रेशन, सबकी जानकारी मिल जाती है। एक इतिहास को जानने के लिए अभिलेख बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि उनको चेंज नहीं किया जा सकता है, समय के साथ चेंज नहीं हुए, उनमें कुछ बदलाव नहीं हुआ है, ना उनको कोई नष्ट किया जा सकता है, चट्टानों पे उकेर दिया, उकेरा हुआ है, कोई उसको छेड़ नहीं सकता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अभिलेख इंस्क्रिप्शन। हो सकता है इसमें एक आध कुछ दब गया हो, या फिर स्लाइड के कारण नहीं आया हो बोर्ड में, तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहाँ आपको कम्प्लीटली मिल जाएगा, समझ तो चुके हैं आप, ठीक है। सारी चीज़ें अपन ने देख ली है वैसे तो। उसके बाद ये आपकी टेबल जो है रिवीजन पर्पस के लिए बनाई मैंने, कि एक बार आप फटाफट देख लो, और कुछ और अभिलेख भी मैंने जोड़ दिए इसमें। मतलब आगे जब हम पढ़ेंगे टॉपिक तब तो आएंगे ही आएंगे ही, अभी तो हम समझ रहे कि पढ़ना कैसे है, ठीक है। एंशेंट, क्योंकि इस इतिहास को पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो एक एक चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कवर करनी पड़ती, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप इस लेक्चर की PDF चाहते हैं, वैसे तो लगेगी आपको PDF, तो PDF चाहते हैं तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हमारे साथ आप इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं स्कैन करके, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी। तो पढ़ते रहिए भाई, है ना, मेनली इंपॉर्टेंट होती है आपकी पढ़ाई, पढ़ाई आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब तक जो जो हमने लेक्चर्स की बात करी है, जो उन लेक्चर्स का आप रिवीजन कीजिए। इसकी भी हम एक MCQ सीरीज लाएंगे, है ना, एक MCQ पैटर्न चलने देंगे, इसमें भी टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, MCQ टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, MCQ, इस तरीके से हम चलते रहें, कंटिन्यूटी बनाए रखना है हमें, ठीक है, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के समय में। 1 मिनट का नॉलेज लेने से कोई सेंस नहीं है, ठीक है। लोगों को बरसों लग गए किताबें लिखने में, और 1 मिनट की रील से स्क्रॉल करने से मायने नहीं रखता है ना। इतिहास को समझना है आपको, इतिहास को स्टेप बाय स्टेप समझना है, तो बहुत सारी कहानी, किस्से, अच्छी अच्छी किताबें, अच्छे अच्छे टीचर्स, अच्छी अच्छी चीज़ों का नॉलेज लेना है। तो वहाँ 1 मिनट में काम नहीं चलता है कि हमने कुछ भी देख लिया, हो गया, कर लिया, वो मायने नहीं रखता है। आपको प्रॉपर समय देना पड़ेगा, ठीक है। एग्ज़ामों की डिमांड है, कंपटीशन है, ठीक है। कहानियाँ मैं भी यहाँ आकर खड़े होकर सुना दूँ, लेकिन वो मायने नहीं रखता है। मायने क्या रखता है, कंटेंट, ठीक है। एक ही जगह आपको कंसाइज वे में चीज़ें मिल जा रही कि नहीं, मार्केट में बहुत कंटेंट अवेलेबल है, पर उस कंटेंट को आपको डिलीवर करने वाला भी तो कोई चाहिए भाई। सीधी सी बात है ना, आप किसी ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म पर जाकर ही कोई चीज़ खरीदोगे, ऐसे ही मन से कोई चीज़ उठा के थोड़ी ले आओगे। तो ये सब बातें तो चलती रहेगी, है ना। आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, कोई डाउट, कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हो, वहाँ आपको PDF मिल ही जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बने रहिए साई क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।